बंधुओं नमस्कार। आज मैं कई साल पूर्व लिखी हुई अपनी एक कहानी को आप लोगों के सम्मुख सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है अगिया बेताल। वह अपनी जीप को तेज चलाने लगा ताकि अंधेरा गिरने से पहले अपने मुकाम तक पहुंच जाए। पर अभी वह घर से काफ़ी दूर था। जीप में वह अकेला ही था, जिससे उसे जीप तेज चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और गुस्सा भी आ रहा था कि ये साहब लोग भी बस केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, हमको तो जैसे आदमी ही नहीं समझते। कभी भी फरमान सुना देंगे, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है। अरे हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमारे भी तो तीज त्योहार हैं। फिर सर को झटकते हुए उसने सारा ध्यान सरपीली सड़क के घुमावदार मोड़ों पर दौड़ती जीप पर ही केंद्रित कर दिया। अंधेरा घिरने लगा था, सो उसने जीप की हेडलाइट भी जला ली थी। इक्का दुक्का बस, ट्रक कभी कभार सामने से गुजर रहे थे। हाथ घड़ी पर निगाह डाली तो लगा कि रात 11-12 बजे से पहले वह घर नहीं पहुंच पाएगा। सो वह लंबी सांस छोड़ते हुए कसमसाहट के साथ ड्राइविंग सीट पर तनकर बैठ गया और नजरें सीधे शीशे के पार सड़क पर टिका दी। चलते चलते उसे लगा जैसे आगे सड़क बंद है। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर जीप रोकी और सीट से उतरकर जीप की रोशनी में ही सड़क पर आगे बढ़ गया। उसकी सांस अटक गई। सड़क पर एक पेड़ आर पार पड़ा हुआ था। जीप निकालने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने चारों ओर घूम घाम कर मुआयना किया तो समझ आया कि अकेले पेड़ को हटाना या खिसकाना उसके बस की बात नहीं है। सो यह सोचकर वह वापस आकर जीप की सीट पर बैठ गया, इस उम्मीद में कि इधर या उधर से कोई न कोई बस ट्रक आ जाएगी तो 2-4 आदमियों के साथ पेड़ को हिला डुलाकर या टहनियाँ तोड़कर जीप निकलने लायक रास्ता बन जाएगा। सीट पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई, पर दोनों ओर से कोई बाहर नहीं आया तो अब उसको घबराहट बढ़ने लगी। जीप को लेकर वापस भी नहीं मुड़ सकता था। सो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सीट पर निडाल होकर बैठ गया। तभी उसे कुछ कोलाहल की सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। सीट से उठकर सड़क में 2-4 कदम आगे पीछे घूमा, परंतु कुछ अंदाज़ा नहीं लग पाया कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। फिर उसने अंधेरे में ही कान लगाकर ध्यान से सुनने का प्रयास किया तो लगा कि जैसे नीचे नदी के ओर से ही लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। उसे थोड़ी उम्मीद सी हुई कि चलो कोई तो आ रहा है। फिर वह सड़क किनारे झुककर नदी की ओर देखने लगा तो देखा नदी किनारे आग जल रही है। एकदम भय से सिहर उठा वह। फिर सोचा क्या पता नज़दीक गांव के लोग देर से किसी मृत आदमी को लाए होंगे, चिता जला रहे होंगे। तभी उसने देखा कि नदी किनारे भग भग कर ऊंची लपटें उठ रही हैं। कई मसालें सी जल रही हैं जो इधर से उधर, उधर से इधर चल रही हैं और बुदबुदाहट जैसे तेज होती जा रही है। मिली जुली तेज आवाज़ में उसे सुनाई दिया, अरे ठहर, हम आ रहे हैं। अब तो वह सचमुच में डरने लगा। आशंका होने लगी कि अब कम से कम आदमी तो नहीं ही लग रहे हैं। वह आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जीप को चारों ओर से बंद करने लगा। सन 1962 की बात है। फौज में तब वह नेफा में तैनात था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। एकाएक चीन की ओर से आक्रमण हो गया। कई कई रातें बिना खाए पिए लड़ता रहा। इधर उधर बिखरी लाशों के बीच दिन गुजारे, पर देशभक्ति के जज्बे पर भय कभी भारी नहीं पड़ा। युद्ध विराम होने के बाद वापस लौटा तो कुछ साल बाद पेंशन आ गया।
तब तक नेफा को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद उसे दोबारा ड्राइवर की नौकरी में उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति मिल गई। वहीं फौज में साथियों से सुना करता था कि राइफल, फौजी बेल्ट व स्टीयरिंग के पास ऊपरी हवा या भूत प्रेत नहीं फटकते हैं। बस यही सोचकर वह जीप चारों ओर से बंद कर स्टीयरिंग पकड़कर बैठ गया। अतीत के ख्यालों में खोया ही था कि उसे शोरगुल और नज़दीक आता सुनाई दिया। हल्की हल्की रोशनी भी दिखाई दे रही थी, जैसे मसाले लेकर काफ़ी लोग ऊपर सड़क पर पहुंचने ही वाले थे। उसने दोनों हाथों से कसकर स्टीयरिंग पकड़ लिया। अब उसे मसाले लिए बतियाते हुए कुछ लोग जीप की ओर आते महसूस हुए तो उसके रोंगटे खड़े होने लग गए। आंखों के आगे धुंधलापन सा छाने लगा। जीप के चारों ओर घूमती मसालों के बीच उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कह रहे हों, अबे बाहर निकल। उसके कानों में पैशाचिक हंसी भी गूंज रही थी। धीरे धीरे वो अपने होश हवास खो बैठा। उसके मस्तिष्क में जोर जोर से बोलने की आवाज़ें गूंज रही थी। डरते डरते धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो देखा पौ फट चुकी थी। कुछ आदमी जो शीशे से साफ दिखाई दे रहे थे उसकी जीप के चारों ओर घूम घूम कर आवाज़ें दे रहे थे। सड़क में आगे पीछे बस व ट्रक खड़े थे। उसने आंखें मलते हुए मन मस्तिष्क को झिंझोड़ा तो लगा कि वह स्वप्न नहीं देख रहा है बल्कि वह जिंदा है। साहस करके उसने जीप को अंदर से खोला और सड़क पर उतर आया तो देखा कि जीते जागते इंसान उसके सामने खड़े हैं। सभी उसकी ओर अपने अपने अनुमान लगाते हुए प्रश्नवाचक निगाहों से घूर रहे थे कि इसके साथ रात में क्या बीती होगी। उसने जैसे ही बताया कि रात को सड़क पे पेड़ गिरा होने के कारण उसको रुकना पड़ा था तो कई लोग एक साथ बोल पड़े, पेड़? पर यहाँ तो कोई भी पेड़ नहीं था। हम तो तुम्हें जीप में सोया समझकर जगा रहे थे। कुछ लोग आपस में ही बतिया रहे थे कि क्या पता शराब का ज़्यादा नशा चढ़ गया होगा, इसलिए जीप यहीं खड़ी करके सो गया हुआ। उसने जब सारा किस्सा बयान किया तो आसपास कई लोग विस्मित होकर अपनी अपनी तरह से अपने अनुभवों का बखान करने लगे। किसी को लगा कि यह आदमी मानसिक रोगी है तो किसी ने कहा कि भैया खुशकिस्मत हो जो बच गए। यहाँ नीचे शमशान घाट है जहाँ अगया बेताल रहता है। पुराने लोगों से सुना है कि यहाँ पर गाहे बगाहे कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, पर तुम किस्मत वाले रहे, जिंदगी बच गई। सुनकर उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी और फिर रात का पूरा दृश्य उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। फिर धीरे धीरे लोग उसको सांत्वना देते, उसका हौसला बढ़ाते हुए वाहनों में बैठकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। उसने भी जीप के आगे का शीशा कपड़े व कागज से साफ किया और जीप को स्टार्ट कर चल पड़ा। मन में तरह तरह के ख्याल आते जाते रहे कि रात में जो कुछ उसने देखा या भोगा है वो हकीकत थी या उसे कोई मतिभ्रम हो गया था। घर पहुंचकर उसने नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान किया, अनमने मन से नाश्ता भी किया, पर रात की वह घटना रह रहकर उसके मन मस्तिष्क को झंझोड़ रही थी। कितने साल फौज में नौकरी की, इतने सालों से साहब लोगों के साथ दौरों पर न जाने कहाँ कहाँ गया, पर पहली बार ऐसा विचित्र वाक़या हुआ। कुछ दिन बाद वह बीमार रहने लगा। ऑफिस के लोगों को भी धीरे धीरे उस घटना के बारे में पता चल चुका था। सब अपने अपने ढंग से उसे सलाह दे रहे थे। कोई अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाने की सलाह दे रहा था तो कोई कह रहा था कि उसी शमशान में जाकर वहाँ खिचड़ा टिकड़ा फेंक कर आओ। उसमें हो रहे परिवर्तन को देखकर उसकी पत्नी भी चिंतित थी, पर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने अपने पत्नी, बच्चों और गांव में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बतलाया था। एक दिन पत्नी ने पूछ ही लिया, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? खाना भी ढंग से नहीं खा रहे हो और दिनों की तरह खुश भी नहीं रहते हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो पत्नी को चिंता होने लगी कि कोई ना कोई बात तो है।
सो फिर एक दिन पत्नी ने आत्मीयता से फिर कुरेदा, क्या ऑफिस में कोई परेशानी है? उसने गौर से पत्नी की ओर देखा और यह सोचते हुए कि इसे न बताकर शायद मैं भूल कर रहा हूँ, सारा किस्सा बयान कर डाला। पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस आंसें भरते हुए बोली, तभी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी हालत दिन ब दिन क्यों गिर रही है। दिन बीतते गए, उसकी तबीयत दिन ब दिन गिरती गई, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर को लगातार दिखाते रहने, दवाइयाँ खाते रहने पर भी कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन रात्रि में सोने से पहले पत्नी ने कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? उसने मौन रहते हुए उसकी ओर देखा तो जैसे पत्नी को सहमति का सा एहसास हुआ। वह बोली, मैं पड़ोस के गांव में पूछ करवाने गई थी। उसने तुम्हारी बतलाई बातें हूबहू वैसे ही कही और कहा कि तुम्हारे इष्ट ने रक्षा की है, तभी तो बड़ा संकट टल गया। ऐसे करना कि आने वाले शनिवार को वहाँ शमशान में जाकर खिचड़ा टिकड़ा व सतनाजा फेंक कर आना, सब ठीक हो जाएगा। सुनकर उसे अच्छा लगा और कुछ दिन पहले ऑफिस में कुछ लोगों द्वारा कही बातें उसे पुनः याद आ गई। उन्होंने भी यही सब कुछ तो कहा था, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पत्नी से कहा, ठीक है, जब तुम कह रही हो तो यह भी करके देख लेते हैं। तुम सब व्यवस्था कर दो, मैं ऑफिस के किसी आदमी को साथ लेकर चला जाऊंगा। पत्नी को तो जैसे खुशी का खजाना मिल गया था। प्रफुल्लित होकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। शनिवार सुबह सवेरे चले जाना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है। कई लोग कहते हैं कि उसका कहा हुआ कभी भी झूठ नहीं होता है। शनिवार सुबह ही वह सारी सामग्री लेकर चल दिया। पत्नी को दिन भर चिंता सताए जा रही थी। ये क्यों हुआ? क्या हमारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, या किसी पूर्व संकट का एहसास है, और न जाने क्या क्या। शाम का समय हो गया। पत्नी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कैसे होंगे, कब तक लौटेंगे, कोई अनहोनी न हो जाए। फिर अपने देवी देवताओं को मन ही मन याद करते हुए सोचती, नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। सोचते सोचते घर का काम भी कर रही थी, पर मन बेचैन था। हर 2-4 क्षण बाद चौक के किनारे खड़ी होकर गांव की ओर आने वाली पगडंडी को देखती, फिर घर के अंदर दौड़ पड़ती काम करने के लिए। सांझ होते ही उसने घर के अंदर बने आले में रखी छोटी छोटी मूर्तियों निशान के आगे रोज की तरह दिया जलाकर एक दिया बाहर तुलसी के चौरे में भी रख दिया, और फिर चौक के किनारे खड़ी होकर गांव की पगडंडी की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। गांव के लोग, औरतें नौले धारे से पानी के बंठे गागर सर व कंधों में रखते हुए बतियाते हुए अपने अपने घरों की ओर चले जा रहे थे। थोड़ा अंधेरा गिरते ही चौक में कुछ आहट सी हुई। वह तुरंत चूल्हे से उठकर बाहर को दौड़ पड़ी तो देखा उसका पति सीढ़ियां चढ़ते हुए चौक में पहुंच चुका था। उसने फिर मन ही मन अपने देवी देवताओं को याद करते हुए उसके चेहरे की ओर देखा और उसके मुख पर संतोष की रेखाएं देखकर खुश होकर बतियाने लगी। उसने कहा, चल अंदर चल, मैं हाथ पांव धोकर आता हूँ, तब बैठकर इत्मीनान से सब बतलाऊंगा। हाथ पांव धोते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे भाई, बच्चे नहीं दिखलाई दे रहे हैं? पत्नी ने अंदर से ही आवाज दी, ऊपर कमरे में पढ़ने बैठे हैं, बस खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी, पर तुम्हारी चिंता हो रही थी। हाथ पांव धोकर वह भी रसोई में आकर बैठ गया। पत्नी ने चाय का गिलास हाथ में थमाते हुए उत्सुकता से उसके चेहरे की ओर देखा, जैसे सभी कुछ अभी सुनने को उतावली सी हो रखी हो। उसने भी चाय का घूंट भरते हुए कहना शुरू किया, तेरी कही बात सच्ची निकली। मैं और मेरा साथी जब शमशान घाट पहुंचे तो वहां पर कुछ अजीब सा डरावनापन लग रहा था। साई साई की आवाज़ के साथ नदी का बहाव व शोर भी काफ़ी तेज था।
मैंने वह खिचड़ा टिकड़ा व सतनाजा एक चौड़े से पत्थर पर रखा और आंख बंद कर हाथ जोड़ते हुए मन ही मन कहा, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो शमशान देवता क्षमा करना। तभी जोरों से साए साए कर तेज हवा चलने लगी। साथ में गए साथी ने आंख से इशारा करते हुए वापस चलने का संकेत दिया और हम दोनों वापस मुड़ गए। नदी तट से ऊपर पगडंडी पर चढ़ते हुए हमने नदी के उस पत्थर पर नज़र दौड़ाई तो उसमें कुछ नहीं था। सब न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं व साथी आंखों आंखों में ही बतियाते हुए किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करते हुए ऊपर सड़क पर आ गए, यह सोचते हुए कि शायद हमारे अलावा भी इस संसार में और भी बहुत कुछ है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिसका हमें भान नहीं है, जिन शक्तियों को हम अदृश्य समझते हुए समझ नहीं पा रहे हैं। बंधुओं, यूँ तो यह एक कहानी है, पर यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो बहुत वर्षों पूर्व मैंने स्वयं उसी भुक्तभोगी व्यक्ति के मुँह से सुनी थी। भले ही वह बेचारा आज इस संसार में नहीं है, पर यादों को खंगालते हुए मैंने यह कहानी लिख दी। आपको कैसी लगी? धन्यवाद।